हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ईएमआई की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था, साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिंग करंट, जनरेट कैसे की जाती है, फेजर डायग्राम क्या होता है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकाली जाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। साथ में हमारा यहाँ पर यह भी डिस्कशन होगा कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं एसी को डीसी के साथ, डीसी को एसी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट कब जनरेट होती है एसी के केस में जब डीसी से कनेक्ट किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर रिलेटिवली काफी आसान होता है, अब तक जितने चैप्टर पढ़े उनसे सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेपर 1 में इस बार एक क्वेश्चन था, उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो हमारा डिस्कशन आज का है इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जनरेटर से इसे कैसे जनरेट किया जाता है। तो जनरेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके, बस वो करता क्या है और यहां पर कैसे हमें आउटपुट देगा उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर एक कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल दे रखी है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगे होंगे मैग्नेट के, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हो सकता है, और इस कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराया जाता है। तो जब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ये दिए गए हैं, कितने हैं, कैपिटल N दिए गए हैं, और ये जो B है वो B दिया ही गया है और ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो अगर बात करते हैं एट एनी टाइम t, किसी टाइम t की बात करते हैं, तो t पर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से देखो, इफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा, then the flux linked with the coil से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो बताओ। तो फ्लक्स कितना लिंक होगा ये लिखना जानते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू बी एन बी ए लिख देते हैं, एन बी ए कॉज थीटा लिखेंगे, और यहां पर रोटेट कर रहे तो उस केस में से क्या लिखा जाता है, ओमेगा टी। यहां पर लिखना होगा तो लिख देना, सिंस थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा टी लिखा जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये फाई निकल के आया। हमें ईएमएफ चाहिए, कितना मिलेगा, डिफरेंशिएट कर दूं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू में यहां बनेगा माइनस एन बी ए, और यहां पर ओमेगा आएगा, साइन ओमेगा टी बन जाएगा, बनेगा। तो यहां से अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू में एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बनेगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के एक्सप्रेशन का ये रिजल्ट है। अब यहां से देखो जो ईएमएफ बना है ये कैसा है। अगर मैक्सिमम फ्लक्स हमें चाहिए या मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, ई मैक्स चाहिए हमें, तो ई मैक्स की वैल्यू किसके बराबर लिखी जाएगी, एन बी ए ओमेगा के बराबर लिखी जाएगी, जब साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये आई मैक्सिमम हो गया। इस आई मैक्सिमम को हम यहां थोड़ी देर के लिए आई नॉट लिखते हैं, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। समटाइम्स हम इसे पीक वैल्यू यहां पर कहेंगे, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इक्वेशन दिख रही है E इज इक्वल टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से देखो जो आउटपुट मिल रहा है वो सिनुसॉइडल है, और अगर सिनुसॉइडल आउटपुट मिलेगा इसका मतलब यहां पर जो भी हमें आउटपुट में ईएमएफ मिल रहा है वो अपना पर्टिकुलर टाइम के बाद में पोलैरिटी भी चेंज कर रहा होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी कम या ज्यादा होगा। तो अगर इसे ट्रेस करेंगे इधर तो कैसा बनेगा, देखो इधर ट्रेस करो इसे, यहां पर कुछ इस तरह से ट्रेस कर रहे हैं, ऐसा है, और इसे ऐसा, ठीक। अब यहां से देखो ट्रेस कर रहे हैं, तो ट्रेस करेंगे तो साइन का ग्राफ तो जानते हैं, यहां पर हमारे पास हो गया ई और ये हो जाएगा टाइम, इसी के रेस्पेक्ट में बना देते हैं।
तो यहां चलना शुरू करेंगे, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसी तरह से तो बनाते हैं साइन का ग्राफ। ये हो गया साइन का ग्राफ। तो इस साइन के ग्राफ में कुछ पॉइंट्स देखो, यहां पर ये 0 होता है और इन पॉइंट्स को अलग से मार्क कर देते हैं। ये यहां पर जो होती है मैक्सिमम वैल्यू इधर की हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है निगेटिव में, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है निगेटिव में। तो ये होता है प्लस ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसे माइनस ई नॉट लिखा जाता है। और यहां हो गया 0, यहां पर होता है t/4 और इसे लिखते हैं t/2। इस पॉइंट को लिखा जाता है 3t/4, बात किया था इसके बारे में। और ये होता है t, 4t/4 का मतलब t बन जाएगा। ये पूरा कंप्लीट साइकिल होता है। ये आउटपुट निकल के आता है इस जनरेटर का, पढ़ा था जनरेटर हम लोगों ने। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां से जो करंट मिल रही है, जो भी करंट मिलेगी वो क्या लिखी जाएगी, तो यहां से करंट की वैल्यू लिख देते हैं। जो करंट मिलेगी, करंट जो यहां से बनने वाली, वो I = में क्या लिखा जाएगा, E डिवाइडेड बाई में R, वेयर लिख दो। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो इतनी करंट फ्लो कर रही होगी, तो I क्या निकल के आएगा, E0 sin ओमेगा t, यही तो है E, और डिवाइडेड बाई में R हो जाएगा। तो E0/R ही हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहां पर ये जो वैल्यू लिखी गई है, लिखा रहने दो ऐसे ही, तो ये बन जाएगा I0, इसे लिख सकते हैं sin ओमेगा t। तो देखो यहां पर करंट भी है, वो साइनोसाइडल निकल के आ रही है। इसका मतलब है ये सेम ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है इधर भी। ये देखो ऐसा ये बन जाएगा। और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पर टाइम हो जाएगा, ये बन जाएगा I, ये मैक्सिमम वैल्यू है I की प्लस I0, और ये मिनिमम वैल्यू है माइनस I0, कैपिटल स्मॉल देख लेना, ये माइनस I0 बन जाएगा। ये माइनस I0 बन गया। देखो ये ग्राफ भी साइनोसॉइडल निकल के आया, वो भी साइनोसॉइडल निकल के आया। यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू वाली लाइन है, कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर कुछ टर्म डिफाइन किए जाते हैं, उन टर्म के बारे में एक एक करके पहले बात करते हैं। सबसे पहला टर्म होता है कि एसी साइकिल क्या होता है। सबसे पहला टर्म क्या है, साइकिल। कि एसी साइकिल क्या होता है, तो एसी साइकिल को इस तरह से डिनोट करते हैं, कोई वैल्यू 0 से बढ़े, ठीक है, पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाए, फिर मैक्सिमम से बढ़े 0 हो जाए, फिर यहां पर मैक्सिमम हो, आई मैक्सिमम हो, निगेटिव में बढ़े, उसके बाद में दोबारा से फिर से 0 बन जाए। इसे पूरे कंप्लीट प्रोसेस को एक साइकिल कहते हैं। पढ़ो यहां से, देखो यहां चलना शुरू करो, इसमें यहां चलना शुरू करो, दोनों में सेम सेम। मान लेते हैं यहां चलना शुरू किया, 0 है ना, ये 0 से चलना शुरू किया, पॉजिटिव में गए, पॉजिटिव से 0 गए, तो देखो 0 से पॉजिटिव में गए, पॉजिटिव से 0 गए। अब 0 से लगा करके हमें जाना है निगेटिव में, तो यहां पर देखो निगेटिव में गए माइनस I0 तक, और उसके बाद वापस यहां पर पहुंच गए, तो ये फिर से 0 बन गया। एक कंप्लीट साइकिल होता है इससे। एक और पॉइंट होता है यहां पर, सुन लो, दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा जाता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल कितने पास हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसमें कई सारे नंबर ऑफ साइकिल पास होंगे, तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो एसी साइकिल्स, एसी साइकिल्स पर सेकंड, पर सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। जनरली हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, इन इंडिया जनरल फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है 50 हर्ट्ज लिखी जाती है। तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ओमेगा, तो 2πf होता है। ऑलरेडी इन सबके बारे में डिटेल बात की जा चुकी है, यहां पर सिर्फ लिख रहे हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2πf, f क्या होगा 50। तो ये वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, 100 पाई लिख सकते हैं, और लगा के लिखना चाहो तो और लगा के भी लिख सकते हो, ये रेडियन पर सेकंड में हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड में हो जाएगी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर कही जाए तो इंडिया की 100 पाई होती है, और जनरल फ्रीक्वेंसी जो लिखी जाती है वो होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब कि एक साइकिल में ये 2 बार ऐसा हो रहा है, तो 50 साइकिल के अंदर 100 टाइम्स ऐसा होगा, 0 की वैल्यू बनेगी। यहां पर एक पॉइंट क्लियर हुआ।
दूसरे पॉइंट को यहां पर, दूसरा पॉइंट ये हो गया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल क्या होती है। तीसरा पॉइंट यहां पर, बाकी के पॉइंट आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट यहां होता है, उस पॉइंट को लिखो। तीसरे पॉइंट का नाम है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। यहां पर जो भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं ना, ये ऑसिलेशंस कैसे हैं, तो ये ऑसिलेशन साइनोसॉइडल है ना। तो साइनोसॉइडल ऑसिलेशन है, तो इसमें क्या है, करंट हर एक साइकिल के अंदर एक बार पॉजिटिव पीक एक बार नेगेटिव पीक को अटेन करती है, तो वही वैल्यू है। इसमें जो इक्वेशन लिखा गया है ना, I इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें जो ये आई नॉट लिखा गया है यही पीक वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में हो या मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा उसे हम पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। वो वोल्टेज भी हो सकता है, वो करंट भी हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर जो भी करंट चल रही है उससे ये तो पता चल गया कि वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनाएगी, एमएफ भी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनाएगा। तो इसको यहां पर लिखते हैं, इधर देखो, यहां पर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये देखते हैं क्या होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट, यहां पर जो करंट बनी है वो क्या हो रही है, पीरियोडिकली, पीरियोडिकली रिवर्सेस, पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। यहां पर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, जैसा भी बोलना चाहे, मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, शुड बी कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा तभी हम उसे एसी कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट, हाफ साइकिल पॉजिटिव हो एंड हाफ साइकिल निगेटिव हो, हाफ साइकिल निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। अगर एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो आती है तब उसे हम एसी कहेंगे। देखो कितनी कंडीशन है, पहला पेरियोडिकली चेंज होना चाहिए। क्या होती है करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां पर जो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे उनका नेचर पेरियोडिकली बदलना चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव कभी, दूसरी टाइम कभी किसी टाइम नेगेटिव, कभी करंट बढ़ रही तो कभी करंट कम हो रही, ऐसा हो रहा है तो हम उसे कहेंगे पेरियोडिकली रिवर्सेस। फिर एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू लगातार बढ़ रही हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बढ़ रही होगी तो मैक्सिमम पॉजिटिव मिलेगा, घट रही होगी तो निगेटिव में मैक्सिमम मिलेगा, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, एम्पलीट्यूड बदलना नहीं चाहिए। हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हो और कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू लिखी जाती है वो जीरो होगी। मतलब क्या है, टाइम के साथ में अगर ग्राफ को प्लॉट किया गया है तो टाइम के एक्सेस के अबाउट उसका सिमेट्रिक होना कंपलसरी है, तभी एरिया कैंसिल आउट होंगे, ऐसा बनेगा। इसका मतलब हमारे पास एसी की कौन कौन सी वेव फॉर्म हो सकती हैं। तो पहली वेव फॉर्म अभी देखा हम लोगों ने कि अगर यहां टाइम है यहां पर करंट है तो एक वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनाई जाती है, ये हो गई सिनुसॉइडल, सिनुसॉइडल वेव फॉर्म, वेव फॉर्म, ठीक है, जिसको अभी जनरेट किया गया इधर जनरेटर से जनरेट किया गया है, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट की बात करते हैं तो बी पॉइंट में एक वेव फॉर्म इस तरह का बनेगा, ये इस तरह का वेव फॉर्म, इधर टाइम है इधर है करंट, ये स्क्वायर वेव फॉर्म या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म जो भी बोलना चाहो, स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म हो गई। एक होती है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ये भी देख लो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म कैसे बनती है, देखो ये ऐसा, यहां पर ऐसा, यहां पर ऐसा, फिर ऐसा, इस तरह से लगातार बनती है। तो ये हो गई ट्रायंगुलर वेव फॉर्म,
ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गई। एक और डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म होती है, उसको भी देख लो, उसको कहते हैं सॉटीथ वेव फॉर्म। ये कुछ इस तरह से बनाई जाती है, देख लो, ये ऐसे बनाई जाती है। यहां पर टाइम रहता है, इधर रहती है करंट, इसे कहते हैं सॉटीथ टूथ वेव फॉर्म, सॉटूथ वेव फॉर्म बनाई जाती। जितनी भी यहां पर वेव फॉर्म बनाए गए इनको देखो, ये एक्स एक्सिस मतलब टाइम के एक्सिस के साथ दोनों तरफ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होंगे तो उनकी एवरेज वैल्यू 0 निकल के आएगी। ये होती है डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कैसे कराया जाता है, तो उसके लिए अल्टरनेटर या जनरेटर चाहिए, डायनेमो चाहिए। ठीक है, जनरेट किया जाता है, एसी जनरेटर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहां पर उसका रिकैप ले लिया। ये कैसे बनती है, तो इसके आउटपुट को ट्रेस कर लिया, इसके कुछ पॉइंट्स लिख लिए कि साइकिल क्या होता, फ्रीक्वेंसी क्या होती, पीक वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है उसी को पीक वैल्यू कहते हैं हम। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देखा अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, एक ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती हो हर एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब आधे साइकिल के बाद, और या ऐसे बोल दो जो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे वो पीरियोडिकली रिवर्स हो रहे हों, एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहां पर हाफ साइकिल पॉजिटिव हो, हाफ साइकिल नेगेटिव रहना चाहिए, और कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होनी चाहिए। एवरेज वैल्यू 0 तभी होगी जब अपर साइड और लोअर साइड दोनों तरफ सिमेट्री होगी। अगर ऐसा बना हो तो उसे एसी हम नहीं कहेंगे। देखो इस तरह का अगर बना दिया जाए, यहां पर कुछ ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा, इसे हम नहीं कहेंगे। अगर ये करंट है तो करंट को हम इसे एसी करंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो इसका एम्पलीट्यूड अलग है, यहां पर देखो इसका एम्पलीट्यूड अलग निकल के आ रहा है, तो अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं। एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो हम इसे नहीं कहेंगे कि एसी करंट है, एसी करंट बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का कांस्टेंट होना कंपलसरी है एसी की कंडीशन के लिए। तो एसी करंट क्या होती है, उसके लिए अलग अलग ग्राफ ट्रेस किए जा सकते हैं। बाकी डीसी के साथ क्या है, फ्लक्चुएटिंग डीसी क्या होता है, तो वो अलग अलग केस है। जैसे डीसी में बात करें कांस्टेंट डीसी, तो यहां पर टाइम, यहां पर करंट है, ये देखो कांस्टेंट डीसी है, कांस्टेंट डीसी है। दूसरा पॉइंट अगर डिस्कस करें, यहां पर कुछ इस तरह का है, यहां पर टाइम है, इधर करंट है, ये इस तरह से चल रही हो, इस तरह से चल रही हो, या ऐसे नहीं चल रही है तो हम यहां पर रेक्टिफायर का आउटपुट बना देते हैं, कुछ इस तरह से चल रही हो। तो देखो एक ही डायरेक्शन में तो करंट चल रही है, तो जब एक ही डायरेक्शन में करंट चल रही होती तो उसे हम डीसी करंट कहते हैं। ऑल्दो ये कांस्टेंट डीसी नहीं है, वेरिएबल डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी है, वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग डीसी है, वेरिएबल डीसी है। बेसिकली ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। फुल वेव रेक्टिफायर जब पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर, ये उसका आउटपुट होता है, ये करंट है, डायरेक्ट करंट है, ये वो भी डायरेक्ट करंट है, ये कैसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहां पर है कि जो अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है, सोर्स अभी देख लिया जनरेटर होता है इसका सोर्स, लेकिन सर्किट के अंदर इस सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। और डीसी सोर्स को कैसे दिखाया जाता था, याद होगा, डीसी सोर्स को इस तरह से दिखाते थे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव लगा करके दिखाते थे, और लगा के लिखना चाहो तो इस तरह से भी तो दिखा देते थे। लेकिन हम यहां पर वेरिएबल का सिंबल लगा करके एसी सोर्स को डिनोट किया करेंगे। मतलब सर्किट में अगर ऐसा है तो उसमें एसी सप्लाई दी जा रही, सर्किट में ऐसा या ऐसा है तो उसमें डीसी सप्लाई दी जा रही। डीसी सप्लाई कहां कहां दी जा सकती है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली है, ईएमआई में पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी पढ़ ली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, और मैग्नेटिज्म में भी उसके बारे में कुछ बातें की थी, कैसे कैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उन सब के बारे में पढ़ा। तो अब तक डीसी ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें एसी पढ़ना है। ये चैप्टर रिलेटिवली आसान होता है, यहां से क्वेश्चन बनना कंफर्म रहता, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हमारे पास डीसी में होता है रेजिस्टेंस, वैसे एसी में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। मतलब कम फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस कम, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं, देखो यहां पर जो ई का जो फार्मूला निकल के आया वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी।
यहां पर जो ईएमएफ बन रहा है या ईएमएफ के अलोंग जो करंट बनेगी, इसके साथ जो करंट बन रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये करंट कैसी है, टाइम डिपेंडेंट है, और करंट अगर टाइम के साथ वेरी करती है, इन दैट केस यहां पर जो बी बनेगा वो भी टाइम का फंक्शन बनने वाला है। और बी अगर टाइम का फंक्शन बनेगा तो यहां पर इस बी के बदलने की वजह से यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बनेगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, हम लोगों ने हॉल इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनके चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, और वो फोर्स लगाएगा तो जो चार्जेस होते हैं वो किसी कंडक्टर का, अगर हम यहां पर इधर, यहां पर नहीं इधर है, यहां देखो, सपोज हमारे पास ये कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन दिया गया, पूरा कंडक्टर दिया, उसका एक क्रॉस सेक्शन है, ये बनाना चाहो बना लो। ये कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन दिया गया है, ठीक ऐसा है, और ये कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शन है तो अगर डीसी की करंट सप्लाई हो रही हो, देखो दो इसे कर लेते हैं अलग अलग केस में, इधर एक है, इधर दूसरा बना देते हैं, ठीक। सुनो अब इसे, अगर हम इसमें डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, ए पॉइंट इसमें जो सप्लाई प्रोवाइड कराई जा रही है डीसी, तो डीसी सप्लाई अगर प्रोवाइड कराते हैं तो उस केस में ऐसा होता है, इसमें हर एक जगह पर करंट फ्लो करती है, हर एक जगह पर करंट फ्लो करती है, हर एक जगह पर करंट फ्लो करती है। मतलब यहां पर आई जो होता है सेम होता है, किसमें, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन सेम रहता है, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट डीसी फ्लो कर रही होती है। लेकिन जब एसी की सप्लाई दी जाती है सर्किट के अंदर, यहां पर बी पॉइंट क्या है, जब एसी की सप्लाई दी जाती है, तो एसी की जब सप्लाई दी जाएगी तो उस केस में क्या होगा, चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स लगेगा, वो फोर्स बाहर की तरफ बेसिकली लगेगा, और फोर्स अगर बाहर की तरफ लगेगा तो उस केस में क्या होगा, करंट सिर्फ इस वाले रीजन में फ्लो करेगी। अब यहां पर जो करंट फ्लो करेगी केवल इस वाले रीजन में अब करने वाली है फ्लो, ये वाला रीजन है जिसमें अब करंट फ्लो करेगी। ये कुछ ऐसा बनने वाला है, एक मिनट, इस वाले रीजन के अंदर करंट फ्लो होना शुरू कर देगी, इस वाले रीजन में करंट फ्लो करेगी सिर्फ इस वाले रीजन के अंदर, बाकी बीच वाले में फ्लो नहीं करेगी। तो अगर बीच वाले में फ्लो नहीं करेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं हो जाएगा जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसमें, तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब कम हो जाएगा। और अगर आर की वैल्यू लिखी जाए तो वो क्या होती है, रो एल बाई ए होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये जो किनारे करंट फ्लो कर रही होती है, यहां पर जितने में ये करंट फ्लो करती है ना, इसको कहते हैं स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ कहा जाता है इसे, जितने में करंट फ्लो करती है। और स्किन डेप्थ की वैल्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड करती है। तो ये याद रखना, स्किन इफेक्ट जो होता है, स्किन इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर दो अलग अलग फिगर बनाया जाए फ्रीक्वेंसी के केस में, तो उसमें अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट की वैल्यू फ्लो कर रही होगी। जैसे एग्जांपल आओ यहां देखते हैं, यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो कम है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो देखो चार्ज कैरियर्स लगातार पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा दी गई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऑसिलेशन बढ़ जाएंगे ना, और अगर बी के ऑसिलेशन बढ़ेंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए बनेगा, डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और बहुत ज्यादा अगर इफेक्टिव होगा तो उस केस में क्या होगा, जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इधर शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए, बीच में खाली है, खाली होगा तो किनारे किनारे करंट फ्लो करेगी, कंडक्टर बीच का खाली रहता है। तो किनारे करंट फ्लो कर रही है आउटर सरफेस पर और बीच में खाली रहता है, इसी इफेक्ट को एसी में नाम दिया जाता है स्किन इफेक्ट। अब क्या होता है पढ़ लो, डायरेक्ट करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो डायरेक्ट करंट होती है यूनिफॉर्मली किसी कंडक्टर में फ्लो करती है, बट एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज मेनली अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये केवल सरफेस के अलोंग फ्लो करती है। क्यों करती है? पता चला, बी यहां पर जो बनेगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा। टाइम डिपेंडेंट बी क्रिएट करता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा था ना, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा, एक बार चलो और डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं। यहां आओ, दोबारा समझ लेते हैं इसे। ये क्या है? इसको इधर बढ़ा देते हैं थोड़ा, ये इधर बढ़ गया। सुनो इधर, यहां पर इसके अंदर जब बी बदलने लगेगा तो बी की वैल्यू जब बढ़ने लगेगी तो कुछ इस तरह का होगा ना। और हम लोगों को पता है इसके अंदर तो है ना मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसमें जो यहां पर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कुछ इस तरह का बनता है। देखो, इस तरह का बनता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर लेक्चर देखा तो उसमें समझ में आ रहा होगा। यहां पर दूर दूर होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सरफेस के पास जो होती है वहां सबसे ज्यादा होती है, तो वहां सबसे ज्यादा फोर्स का वो एक्सपीरियंस करेंगे, और सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो चार्ज कैरियर्स आउटर सरफेस की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो करती है ना, वो केवल और केवल कहां फ्लो करती है? सरफेस के अलोंग फ्लो करती है किसी कंडक्टर के अंदर। इसी इफेक्ट को कहा जाता है स्किन इफेक्ट। ठीक है, और इस स्किन इफेक्ट के बारे में अगर बात करें, यहां पर जो ये लिखा गया है ना, R इज इक्वल टू में रो एल बाई ए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया कम, जिसमें करंट फ्लो कर रही तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो RAC होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है RDC से। इस बात का भी ध्यान रखना। ड्यू टू स्किन इफेक्ट लिखना हो तो लिख लो, ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, थियरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। आगे देखो क्या है, आगे है कि बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए, वी कैन डिक्रीज द रेजिस्टेंस फॉर AC। और फिर कह रहे हैं इट कैन बी पॉसिबल बाय मेकिंग अ केबल विच मेड ऑफ नंबर ऑफ थिन वायर्स हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ मेटल एज द केस ऑफ द सिंगल वायर। ये कह रहे हैं एक मोटा वायर ना लो, पतले पतले वायर्स ले लो। पतले पतले वायर्स ले लेंगे तो उस केस में पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यूज करने लगेगा AC, और उसमें अगर करंट फ्लो करेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कम हो गया था वो बढ़ जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे बढ़ेगा वहां पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और R की वैल्यू कम हो जाएगी तो I²R जो पर सेकेंड लॉस होता है वो भी तो कम हो जाएगा। और लॉस की वैल्यू कम होने के लिए इसीलिए जो केबल बनाई जाती है AC के लिए वो पतले पतले वायर्स के टर्म में बनाई जाती है। एक सिंगल वायर नहीं लिया जाता है कि उसका क्रॉस सेक्शन खूब ज्यादा है उसमें हम AC की सप्लाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाता है ड्यू टू स्किन इफेक्ट। थियरी से रिलेटेड पॉइंट था, याद रखना इसे। ठीक, आगे बात करते हैं व्हाई अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड इन प्रैक्टिस। ज्यादातर हम इसे यूज क्यों करते हैं, DC सप्लाई क्यों नहीं यूज कर सकते? तो इसके लिए देखो क्या है, AC पोटेंशियल जो होता है कैन वेरी इजिली बी चेंज्ड बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। जो DC की सप्लाई होती है उसका वोल्टेज हम इजिली नहीं बदल पाते। ठीक है, लेकिन जो AC की सप्लाई होती है उसका वोल्टेज हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से बदल सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को राइज करता है या वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकता है, स्टेप अप कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है। कैसे करता है उसके बारे में बात की जाएगी AC के लास्ट में, लेकिन अभी के लिए याद रखो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होती है which can rise or step down the voltage in an alternating circuit। किसी अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितनी हमें जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक, वी कैन मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस। इससे हम ट्रांसमिशन लॉस को कम कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग केबल मेड अप ऑफ नंबर ऑफ थिन वायर्स। पतले पतले वायर्स बना दिए जाए, तो पतले पतले वायर्स जब बना दिए जाएंगे तो उसी में करंट फ्लो करेगी, पूरा का पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज होने लगेगा, R की वैल्यू कम हो जाएगी तो I²R का लॉस कम हो जाएगा। एक और बात सुनो, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर बेसिक डिजाइन देख लो इसका, डिटेल बाद में देखेंगे लेकिन बेसिक डिजाइन इसका पढ़ लो क्या है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, यहां पर वाइंडिंग्स इसके ऊपर लगा दी जाती हैं ऐसी, और यहां पर
म्यूचुअल इंडक्शन में देखा था ना, दो कॉइल होती हैं, ये ऐसा दो कॉइल होती हैं, इसमें एसी की सप्लाई प्रोवाइड कराई जाती है और इधर हमें आउटपुट लेना होता है, तो ये लोड होता है। ठीक है, अब ये वोल्टेज को बढ़ाता और कम कर देता है, लेकिन ये इसका एक और खास बात होती है कि अगर ये वोल्टेज को बढ़ाता है तो उस केस में करंट की वैल्यू को कम कर देता है, और अगर वोल्टेज को कम करता है तो उसी की रेशियो में करंट की वैल्यू को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है इसकी मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे, वर्किंग इसकी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना है कि वोल्टेज अगर बढ़ाता है तो करंट कम कर देता है, और वोल्टेज कम करता है तो करंट बढ़ा देता है। सुनो यहां से, अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर I² का लॉस होगा, तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस को कम करने के लिए या तो रेजिस्टेंस कम करो या फिर I की वैल्यू कम कर लो। तो I की वैल्यू कम करना चाहते तो वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए देखा होगा कि जो सप्लाई दी जाती पावर स्टेशन से, जो भी पावर स्टेशन जहां पर बन रही होती बिजली ना, उससे जो सप्लाई दी जाती है वो जनरेशन किया जाता है लगभग 11 kV या 33 kV के अप्रॉक्स किया जाता है। फिर इसको स्टेप अप करते हैं 132 kV तक ले जाते हैं और उसके बाद आगे ट्रांसमिट कराया जाता है। फिर इसको स्टेप डाउन करते हैं 33 kV तक, उसके बाद में 11 kV तक, उसके बाद में फाइनली इसको 220 वोल्ट तक ले जाया जाता है, 220 वोल्ट तक। तो देखो पहले वोल्टेज जो बनाया जाता है वो कम पर बनाया जाता है, ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए उसे स्टेप अप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, उसको आगे सप्लाई देते हैं। अब घरों में उतनी ज्यादा सप्लाई तो नहीं दी जा सकती, तो फिर स्टेप डाउन किया जाता है। तो यहां पर जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो स्टेप अप होता है, यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है और वोल्टेज की वैल्यू को कम कर देते हैं, रिलेटिवली करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और हम उसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट हुआ कि इसके हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ट्रांसमिट करवा रहे होंगे तो उस केस में जो लॉस होगा वो कम हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, एसी इज मोर रेडिली एडेप्टेबल इन रोटेटिंग मशीनरी सच एज, इसको बहुत आसानी से बनाया भी जा सकता है। जैसे बैटरी से जो डीसी करंट बनती है उसके लिए हमें केमिकल्स की जरूरत होती है। यहां पर दो मैग्नेट, उसके अंदर एक कॉइल रोटेट कर रही है, ईएमएफ बन गया, एसी की प्रोडक्शन शुरू हो गया। एसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं, जो भी करंट बना रहे होंगे उस करंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इसको बनाना भी रिलेटिवली आसान होता है। जनरेटर और मोटर से हम इसे बना सकते हैं, जनरेटर से बना सकते हैं, एसी डायनेमो भी पढ़ा था हम लोगों ने ईएमआई के अंदर, उससे बनाया जा सकता है इसे। तो इसे आसानी से बनाया भी जा सकता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। I² का लॉस ट्रांसमिशन लाइन में कम होता है, इसके लिए यूज करते हैं। इसके वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि हम इसे क्यों यूज करते हैं। अगला पॉइंट यहां से डिस्कस करते हैं फेजर डायग्राम। अगर इसके क्वेश्चन को दूसरों से जल्दी सॉल्व करना है तो अगर फेजर टिप्स पर होते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। फेजर डायग्राम होता क्या है, तो जैसे हम वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, फर्स्ट पेपर में बात करते हैं ना वेक्टर्स के बारे में, लेकिन यहां पर करंट और वोल्टेजेस के बारे में बात करें जो कि स्केलर क्वांटिटी होती हैं, इनका सब कुछ होता है वेक्टर के जैसा है, तो इसे कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जैसा वेक्टर करते हैं वैसा इनका रिप्रेजेंटेशन है फेज वोल्टेजेस के साथ। तो क्या होता है, देखो पहला पॉइंट है फेजर डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर के जैसा रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, ऑफ ऑल फेज वोल्टेज, जितने भी फेज वोल्टेज होंगे, एंड देयर रिस्पेक्टिव फेज करंट, यहां पर लिखा गया फेज करंट, फेज करंट इन अ गिवन नेटवर्क। गिवन नेटवर्क के अंदर जो फेज वोल्टेजेस हैं और फेज करंट हैं उनको अगर हम एक साथ प्लॉट करते हैं किसी प्लेन के अंदर तो उसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम। अगला पॉइंट, फेजर डायग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए। रेजिस्टिव नेटवर्क अगर कोई है तो उसके लिए फेजर हम नहीं बनाते जनरली, क्योंकि वहां पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा देख लो आओ। अगर बात करें यहां पर हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, यहां पर डीसी सप्लाई दे रहे हैं हम इसे, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा, एक रेजिस्टेंस यहां लगा है, ये 3 है और ये 2 है और ये लगा है 10 ओम। ठीक है, तो इसमें अगर करंट की वैल्यू पूछी जाती तो बताओ करंट क्या होगी, 10 डिवाइडेड बाई में 5 इज इक्वल टू में 2 एम्पियर, इतनी करंट आएगी। बहुत सही, करंट हो गई। लेकिन अगर इस तरह से दिया गया हो, यहां पर हम सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, यहां पर सप्लाई प्रोवाइड करा देते हैं एसी की। अब आई जो यहां से जा रहा है या जो वी जा रहा है वो 20 साइन 100 इंटू में पाई इंटू में टी बन गया है, इतना है। और इसको कनेक्ट कर दिया गया है इधर, फिर से इधर ऐसा है, 10 रखो, यहां 10 रख देते हैं, ये V की वैल्यू हो गई। और इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से और ऐसा 3 ओम और ये 2 ओम हो गया। अब यहां पर वैल्यू देखो कांस्टेंट निकल के आई है,
लेकिन यहां पर वैल्यू देखो कांस्टेंट कैसे निकल के आएगी। तो अगर करंट का एक्सप्रेशन लिखे तो क्या लिखेंगे v, तो 10 sin 100 टाइम्स पाई इंटू में t लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन यहां पर 100 इंटू पाई इंटू टी बन जाएगा। एक बात यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहां पर देखो इसका फेज कितना था 100 पाई टी था, ये 100 पाई टी ये निकल के आया। इनके बीच में कोई फेज का डिफरेंस आया नहीं आया। तो फेज का जब डिफरेंस ही नहीं आएगा तो फेजर हम इसके लिए वैलिड ही नहीं रखते। तो फेजर किसके लिए फिर पढ़ते हैं, तो इंडक्टर और कैपेसिटर और भी तो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो फेजर पढ़ा जाता है इंडक्टिव, कैपेसिटिव और इनके कॉम्बिनेशन के जो सर्किट होते हैं इनके लिए पढ़ा जाता है। तो देखो क्या लिखा है, फेजर डायग्राम इज यूज्ड फॉर एन एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है उसके लिए हम जनरली फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे यहां पर देखो, इसके बारे में वैसे डिटेल में बात की जाएगी। यहां पर हमारे पास एक इंडक्टर लगा है, मान लेते हैं ऐसा, ये इंडक्टर लगा है और यहां पर जो सप्लाई दी जा रही है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी दी जा रही है, ये L है। तो अगर यहां पर हम KVL लगाते हैं तो क्या लिख देंगे L di बाई dt, ये किसके बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी के बराबर होगा, यही तो होगा। इसको क्या लिख सकते हैं di इज इक्वल टू में V0 डिवाइडेड बाई में L, यहां पर साइन ओमेगा टी लिखेंगे और ये dt लिख देंगे। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा I इज इक्वल टू में, यहां पर देखो ओमेगा निकल के आएगा तो V0 बाई ओमेगा इंटू L, यहां पर बन जाएगा साइन, बनेगा कॉस तो उसे लिख देंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख देंगे। माइनस कॉस ओमेगा टी बनेगा तो माइनस कॉस ओमेगा टी को ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं। यहां पर ये क्या है इन सब के बारे में नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई है तो इसको हम आई नॉट लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर वी नॉट था साइन ओमेगा टी, यहां पर क्या निकल के आया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब है कि अगर हम यहां पर प्लॉट करते हैं कि ये है वोल्टेज दिया गया है या करंट कह लो, करंट मान लेते हैं, यहां पर करंट दे रखी है तो करंट पीछे है या वोल्टेज पीछे, देखो यहां पर करंट देखो माइनस पाई बाई 2 है, यहां पर ये वैल्यू देखो 0 है। इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज निकल के आएगा VL वो लीड करेगा करंट के साथ बाई 90 डिग्री, करंट से लीड करेगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर कैपेसिटर दिया गया हो तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटर के लिए लिखा जाएगा Q बाई C इज इक्वल टू में लिखा जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो यहां से Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं V0 C साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। अगर dq बाई dt निकालेंगे तो I बन जाएगा, वो लिखा जाएगा V0 C इंटू में ओमेगा, इंटू में बन जाएगा यहां पर साइन का बन जाएगा कॉस, तो कॉस को कॉस ना लिख करके साइन लिखते हैं, यहां पर लिख देंगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। बोलो ऐसा होगा, लिखेंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। क्या है ये पूरा डिटेल, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है ऐसा मान लो। तो यहां पर देखो जो करंट है वो पॉजिटिव साइन के साथ में एंगल ले रही है, इसका मतलब करंट यहां पर लीड करेगी। तो अगर हम यहां पर वोल्टेज लिख देते हैं तो करंट यहां पर आएगा, ये C होगा, तो इसमें करंट इस तरह से वेरी करेगी, 90 डिग्री के साथ लीड कर रही होगी। ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे बना सकते हो, अगर इधर हमारे पास करंट है तो वोल्टेज लैग करेगा बाई 90 डिग्री, यहां पर ये हो जाएगा VC, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखो फेजर हमें ये बताता है कि वोल्टेज करंट से कितना आगे है या करंट वोल्टेज से कितना पीछे है, कितना आगे, ये बताना होता है तो या तो हम सॉल्व करके बता दें, दूसरा तरीका होता है फेजर डायग्राम बना करके भी बताया जा सकता है कौन वैल्यू कितनी ज्यादा आगे है। बिल्कुल वेक्टर के जैसा है। यहां पर हम लोगों ने देखा करंट माइनस पाई बाई 2 निकल के आया, मतलब करंट लैग कर रही, वोल्टेज पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। यहां पर देखो वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रही है, यहां पर करंट लीड कर रही, वोल्टेज लैग कर रहा, तो मतलब अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू बनेगी। तो ध्यान रखना फेजर डायग्राम केवल और केवल हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए, इंडक्टिव कैपेसिटिव अगर ये ऐसा सर्किट दिया गया तब के लिए यूज किया जाएगा। रजिस्टिव के लिए वैलिड ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो यहां का फेज सेम आया, फेज का डिफरेंस ही नहीं, तो क्या बनाओगे, कहोगे कि ये वोल्टेज है और इसी के ऊपर करंट है, ये V है V0 तो ये I0 बना है, ऐसा बोलोगे, ये I0, तो इसमें फेज शिफ्ट कहां है, फेज का कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फेज डिफरेंस नहीं, इसलिए इस सर्किट के लिए हम रजिस्टिव सर्किट जो होते हैं उनके लिए फेजर डायग्राम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है फेजर कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन होता क्या है, अप्लाई कैसे किया जाता है, आई थिंक उसके बारे में पता चला होगा।
अब आगे बात करते हैं मीन और एवरेज वैल्यू। यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। अब मीन और एवरेज वैल्यू क्या होती है समझो। यहां पर हम लोगों ने अभी बनाया, ऐसा ग्राफ बनाया, एक ग्राफ बनाया करंट का, ये ग्राफ करंट का बनाया, यहां से चलता है ग्राफ, ऐसा कुछ जाता है, ये ऐसा, यहां पर क्या है टाइम है और इधर क्या है आई है। ठीक, इसका ग्राफ हम लोगों ने लिखा तो ये आई क्या निकल के आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही है, यही है। ठीक है, जनरल इक्वेशन हम यही लेकर के चलते हैं करंट की। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। यहां पर याद रखो कोई भी फंक्शन दिया गया हो, चाहे वो मैथ का फंक्शन हो, चाहे वो हमारे यहां फिजिक्स का फंक्शन हो, अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसकी अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो हमें, यहां लिख देते हैं फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया होता है, सपोज वो फंक्शन fx है और इसकी हमें एवरेज वैल्यू चाहिए, तो अगर एवरेज वैल्यू निकालें हम यहां से तो इसका फार्मूला देखो क्या होता है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू तो वो लिखी जाती है, मान लेते हैं किसी x1 से लगा करके x2 तक निकाल रहे हैं, तो यहां बन जाएगा f ऑफ x, यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे dx, और ये कहां से हो जाएगा, x1 से लगा करके x2 तक हो जाएगा। इस तरह से निकाला जाता है किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू, जनरली इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, करंट की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर दो तरह की चीजें हैं। एक तो हम आधे साइकिल के लिए निकाल सकते हैं, एक पूरे साइकिल के लिए निकाल सकते हैं। पूरे साइकिल के लिए हम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहां पर देख लिया, एसी की डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि फॉर ए कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू शुड बी जीरो, मतलब इनमें से कोई भी वेव फॉर्म है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। तो एवरेज वैल्यू अगर कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो हो तो उसे हम निकालेंगे क्यों, हम आधे साइकिल के लिए निकालेंगे कितनी आएगी, तो निकाल लेते हैं। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या निकालेंगे यहां से, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लिखोगे तो आई एवरेज जो निकल के आएगा वो लिखा जाएगा आई किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ना, तो जीरो से लगा करके यहां पर क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, और यहां पर dt लिखेंगे और जीरो से लगा करके कितना होगा, t/2 बनेगा। वैल्यू रख दो आई की, तो जीरो से लगा करके t/2 है, आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, यहां t बनेगा तो इसे क्या लिख सकते हैं, t/2 लिख सकते हैं, बाद में इसे सही कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2/t। इसको सॉल्व करो, आई नॉट चला जाएगा बाहर, ये भी ठीक है। ये क्या लिखा है, साइन, तो यहां पर हो जाएगा साइन का बनेगा माइनस का कॉस, कॉस बन जाएगा, ओमेगा टी बनेगा, ओमेगा यहां चला आएगा डिवाइड में, और लिमिट कहां से, जीरो से लगा करके π/2 तक की लिमिट लगेगी। इसी को सॉल्व कर दो, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। इस तरह से लिखना चाहो तो लिख लो, तो ये बन जाएगा 2i नॉट डिवाइडेड बाई में t को क्या लिखा जा सकता है, 2π/, नहीं t ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, ठीक है। और यहां पर बन जाएगा, जीरो पहले रख दो तो ये 1 बन जाएगा, π/2 रखेंगे, π/2 क्यों, t/2, तो t/2 रखोगे तो ओमेगा की वैल्यू ठीक है, यहां पर t/2 रखेंगे, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिखेंगे, इनटू में t/2 बन जाएगा, 2 से देखो 2 कैंसिल, t से t cos पाई बनेगा, और cos पाई की वैल्यू -1 होती तो माइनस ऑफ -1 बन जाएगा, होगा, ठीक है। यहां पर देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस t से ये t कैंसिल हो गया, यहां पर वैल्यू जो निकल के आएगी 2i0/π निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू बनेगी। ये एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकल के आई है, इसका मतलब है नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तभी तो ओवरऑल वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 बनेगी। तो यहां इसको देख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आई एवरेज बनेगा फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल वो बन जाएगा -2i0/π, 2i0/π बन जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, तो अप्रोक्सीमेट आती है 0.637, निकाल लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई में पाई,
0.637 आती है। तो इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आई एवरेज लिखा जाता है हाफ साइकिल के लिए वो 0.637 टाइम्स आई नॉट लिखा जाता है, ये वैल्यू लिखी जाती है। याद रहेगा। तो किसी भी फंक्शन की हमें एवरेज वैल्यू चाहिए तो पहले क्या करो, उस फंक्शन को उस दिए गए एक्सेस के अबाउट इंटीग्रेट कर लो। कंटिन्यूअस होगा तभी इंटीग्रेट करेंगे ना, नहीं तो हमें स्लॉट्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर लेंगे डिवाइडेड बाय में, उसकी एवरेज वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पर x2 - x1 डायरेक्ट लिखो या इंटीग्रेशन लगा लो x1 से x2 इंटू में dx। सॉल्व करके इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। आगे देखो, दूसरा होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी इन सबको रिलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू इन सबको रिलेट किया जाएगा। तो अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करें तो ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट होती है, मतलब हम इसी करंट के बारे में ज्यादातर बात कर रहे होते हैं। क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी करंट इज डिफाइंड एज दैट द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट फिक्स होती है विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द गिवन रेजिस्टेंस, क्या है, इन अ गिवन टाइम as generated by actual current passing through the same resistance for the same given time interval। नहीं आया समझ में, समझाते हैं। इधर देखो, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यहां पर कोई रेजिस्टर लगा है R, यहां पर हम डीसी सोर्स लगा देते हैं ऐसा, और इसमें करंट फ्लो कर रही I, तो इसमें पावर लॉस जो होगा पर सेकेंड वो क्या लिखेंगे, I स्क्वायर टाइम्स R लिखा जाता है, ऑफ कोर्स लिखा जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर यही रजिस्टर लगा हो और यहां पर हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया गया हो, यहां पर करंट जो फ्लो कर रही वो IRMS है, तो इनके कहने का मतलब है यहां जो करंट फ्लो कर पावर बनेगी वो सेम बनेगी, तो IRMS का स्क्वायर इनटू में R बनेगा। तो दोनों जगह से वैल्यू सेम सेम निकल के आती हैं, ये कहने का मतलब है इनका। क्यों? क्योंकि देखो ये अलग अलग केस में अलग अलग, देखो डीसी में क्या होता है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। यहां पर एसी मीटर, एसी वोल्ट मीटर लगाने पड़ते हैं। वो किस बेसिस पर काम कर रहे होते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन तो इसके अलग है लेकिन एक इफेक्ट कॉमन है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब अगर यहां पर आई करंट फ्लो करती है इस सर्किट के अंदर, आई स्क्वायर आर का लॉस होगा। तो कह रहे हैं यहां पर भी अगर ये आर रजिस्टर सेम टाइम इंटरवल में करंट फ्लो कराई जाए तो भी यहां पर आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू में आर लिखा जाता है। दोनों जगह से यहां पर पावर लॉस सेम सेम निकल के आता है। लेकिन अब इसको इससे रिलेट तो कर लिया, लेकिन इसकी वैल्यू लिखी कैसे जाती है? तो जो आई लिखा जाता है आरएमएस, इसका फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आई एवरेज का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लिखते हैं। नहीं आया? आई एवरेज, पहले आई एवरेज निकाला जाता है तो ऐसे लिख लो ना, पूरा फार्मूला लिख देते हैं। स्क्वायर रूट सबसे बाद में लगता है, यहां पर आई स्क्वायर dt 0 से लगा करके t, यहां पर लिख देंगे dt 0 से लगा करके t, ऐसा लिखा जाता है। तो देखो ये आई स्क्वायर जो था उसका एवरेज निकल आया, फिर क्या किया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसी को कहते हैं हम आरएमएस वैल्यू। यही होती है आरएमएस वैल्यू एसी करंट में, ये आरएमएस वैल्यू हो गई। मतलब क्या करना, जो भी करंट दी सबसे पहले उसका स्क्वायर करो, पहला पॉइंट। यहां पर जो लिखा गया ना इसको उल्टा पढ़ो, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं, उसके बाद में उसका फाइनली रूट लिया जाता है। ये तीन अलग अलग स्टेप होते हैं। अब देखो इधर कैसे निकालते हैं, इधर यहां क्वेश्चन है, इधर आओ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक करंट दे रखी है, दैट इज आई इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे इस बार हम, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू है। तो अगर हम यहां से निकालते हैं आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी ये डेरिवेशन जो हो रहा है डेरिवेशन कर लो, इसके बाद में कुछ की पॉइंट्स बताएंगे कि कुछ फंक्शन है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी एवरेज वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, अभी देखेंगे। ये आ गया, अब इसका हमें एवरेज चाहिए, तो आई स्क्वायर का एवरेज चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे यहां पर आई नॉट का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, डी टी हो गया, यहां 0 से लगा करके टी बन जाएगा, यहां बनेगा डी टी, फ्रॉम 0 से लगा करके टी बन जाएगा। होगा ऐसा? सॉल्व कर दो इसे,
तो आई नॉट तो बाहर चला गया बढ़िया से, ये टी बाहर चला जाएगा तो टी को बाहर निकाल लो। ये यहां पर क्या वैल्यू बनेगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी नहीं कर सकते साइन का, तो क्या करेंगे, कॉस 2 ओमेगा टी का फार्मूला खोल लेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई में 2 बन जाएगा। ये बन गया। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां लगेगी, तो 0 से लगा करके टी तक जाएगी इंटीग्रेशन की लिमिट। सॉल्व कर दो इसे, क्या बनेगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां पर आई स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आई नॉट बाई यहां पर टी, और इसको लिख देंगे हाफ, तो ये बन जाएगा टी माइनस कॉस का बन जाएगा, ये टी बाई 2 बनेगा, और यहां बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई में 4 बन जाएगा। लिमिट लगेगी 0 से लगा करके टी तक की। सॉल्व करो इसे, यहां पर ये वैल्यू मिलेगी आई नॉट बाई टी, ठीक है, और यहां पर देखो टी का कोफिशिएंट ओमेगा बाहर भी तो आएगा, ये बाहर आएगा, देखो ओमेगा, यहां पर टी का कोफिशिएंट 2 था, 2 बाहर आया तो ओमेगा भी बाहर आएगा। अब सॉल्व करो इसे, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से टी रखो तो टी बाई 2 मिल जाएगा, माइनस यहां पर आओ, ये 1 बाई 4 ओमेगा है, टी रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखो 2 लिखा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, और टी यहां पर रख देंगे तो देखो 4 पाई बनेगा, इसकी वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है, माइनस यहां पर 0 रखेंगे, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 0 हो गया, तो ये क्या बन गया, आई नॉट बाई टी इंटू में बन जाएगा टी बाई 2, और यहां से वैल्यू निकल के आएगी आई नॉट बाई टी। ये आई नॉट स्क्वायर चल रहा था यहां से, ये देखो स्क्वायर है, ये वैल्यू स्क्वायर में लिखी गई, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये क्या आ गया, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ गई। तो अभी तक देखो यहां तक आए हो, स्क्वायर कर लिया, उसका एवरेज निकाल लिया, अब इसका रूट ले लो, तो आई आर एम एस जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज, क्या बन जाएगा, तो आई नॉट बाई देखो √2 निकल के आएगा। ये होती है आरएमएस वैल्यू, और इसको अगर फ्रैक्शन में याद रखना चाहो तो याद रख लो 0.707 टाइम्स आई नॉट, ये लिखा जाता है। अब आते हैं इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, यहां पर नहीं है जगह, यहां आओ, अब फाइनल ग्राफ बना देते हैं इन सबका। ये ऐसा हो गया, ये हमारे पास ऐसा बन गया, फंक्शन बनाओ, तो फंक्शन है कुछ इस तरह से, ऐसा बना हुआ है, यहां पर ये है मैक्सिमम वाली लाइन, ये मैक्सिमम वाली लाइन है, तो ये मैक्सिमम वाली लाइन बना देते हैं, इधर मैक्सिमम लाइन हो गई। दूसरी एक और लाइन है, देखो दूसरी एक और लाइन ये वाली आएगी, बढ़िया है, और एक और लाइन आ रही है, देखो दिख रहा हो तो एक लाइन ऐसी आ जाएगी, 3 अलग अलग लाइन बनेंगी। अब कौन सी लाइन क्या है, तो देखो ये है हमारे पास आई नॉट, ये है हमारे पास आई आर एम एस, और ये है हमारे पास आई एवरेज। आधे साइकिल की बात करें तो क्यों, क्योंकि इसे लिखा जाता है 0.637 टाइम्स आई नॉट, उल्टा लिखा है, आरएमएस है तो 0.7 वाला पहले लिखवाओ, 707 टाइम्स आई नॉट, और इसे लिखेंगे 0.637 टाइम्स आई नॉट लिखा जाता है, और ये आई नॉट होता है। तो एवरेज वैल्यू को इस तरह से दिखाया जाता है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए एवरेज अपर साइड रहेगा, निगेटिव के लिए निगेटिव नीचे की साइड रहेगा। तो किसी साइकिल के अंदर ऐसा दिखाया जाता है। तो आरएमएस ये हो गया, ये वाली जो आई नॉट होती है इसे हम कहते हैं पीक वैल्यू। अब किसी वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर जल्दी में अगर किसी चीज को कर रहे हो तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, सुनो। 1/t यहां पर साइन ओमेगा टी, 0 से लगा करके t 0 होता है, याद रखना है ये। और यहां पर 1/t 0 से लगा करके t कॉस ओमेगा टी, dt लिख लो, dt ये क्या होता है 0 लिखा जाता है। और 1/t अगर लिखा गया हो 0 से लगा करके t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये हाफ लिखा जाता है। और ये किसके बराबर होता है, तो 1/t से लगा करके, दोबारा 1/t से लगा करके ये साइन
की जगह पर cos स्क्वायर ओमेगा टी हो तो भी ये लिखा जाता है 0 से लगा करके t। ये कुछ वैल्यू होती हैं। और एक और पॉइंट, साइन 2 ओमेगा टी 1/t से लगा करके अगर बात कर रहे हो 0 से लगा करके t, तो ये वैल्यू 0 लिखी जाती है। याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डेरिवेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, नहीं करना चाहते हैं, तो ये कुछ वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, उन्हें याद रखना है। ठीक है, याद होनी चाहिए ये। तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। यहां पर हम लोगों ने देख लिया आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। आरएमएस वैल्यू जो होती है इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कहा जाता है। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होती है, उसका फार्मूला क्या निकल के आता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव, निगेटिव में निगेटिव, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अगर बात करें जिसमें हमारा वो टाइम पीरियड आ रहा हो, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड हुआ, उस पूरे टाइम पीरियड के लिए अगर बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू 0 लिखी जाएगी। इसी की यही खासियत है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। तो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन, इसके बाद यहां पहला क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट। ये कह क्या रहे हैं पहले ये समझो। कह रहे कि 10 एम्पियर 5 एम्पियर अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर डीसी करंट को सुपर इम्पोज करा दिया गया। फिर क्या कह रहे, फॉलोइंग फ्लोइंग थ्रू द वायर द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट। आरएमएस चाहिए इनको। तो देखो ऐसा नहीं दिया गया है, आई की वैल्यू लिखें तो वो कितना लिखा गया है, तो लिखा गया है 10 साइन ओमेगा टी। अगर कुछ करंट इसमें और फ्लो करा दी जाएगी तो उसमें ऐड नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ऐड हो जाएगी। तो अब ये इतना हो गया, 5 + 10 साइन ओमेगा टी हो गया। और हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू पूछा है, तो आरएमएस के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ता है। कर दो स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25 + 100 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा, प्लस यहां बन जाएगा 50, तो ये बन जाएगा 100 साइन ओमेगा टी बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसका एवरेज लेना, तो आई स्क्वायर का एवरेज ले लूं। एवरेज लेंगे तो क्या होगा, देखो इसका एवरेज लेना है तो यहां पर ये 25 है, प्लस यहां पर इसका एवरेज कितना होगा, तो ये हाफ होगा ना, हाफ। तो यहां पर ये 100 लिख सकते हैं और इसका एवरेज लिखा जाएगा हाफ, प्लस इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एवरेज 0 लिखा जाएगा। तो यहां पर बन गया 25 प्लस ये बन जाएगा 50, तो ये बन जाएगा 75। ये किसकी वैल्यू, आई स्क्वायर की एवरेज की वैल्यू है। आई आरएमएस का फार्मूला क्या था, तो आई आरएमएस हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ओवर आई स्क्वायर का एवरेज। तो ये क्या बन जाएगा, 75 का स्क्वायर रूट, 5 25 3 टाइम्स एम्पियर, इतनी करंट आ जाएगी एवरेज। मतलब आरएमएस वैल्यू जो बनेगी वो इतनी करंट बनेगी। यहां पर देखो हम लोगों ने डायरेक्ट यूज कर लिया है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी हाफ होता है, और ये जो इसकी वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू लिखी है हम लोगों ने, और इसकी एवरेज वैल्यू, तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है हाफ, इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0। अभी देखो यहां देखा है, ये देखो लिखी है, तो याद होता है तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ट्रेडिशनल मेथड लगा करके सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दिया गया है कि यूजिंग एन एसी वोल्टमीटर यूज किया जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल लाइन इन अ हाउस इज रीड टू बी 34 वोल्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो वोल्ट मीटर। यहां पर कुछ और पॉइंट बता देते हैं, देखो यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद रखो। जो एसी अमीटर होते हैं एंड एसी वोल्ट मीटर जो लिखे जाते हैं, वोल्ट मीटर, ये हॉट वायर प्रिंसिपल पर काम करते हैं, या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इनको कहा जाता है, इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और ये मेजर क्या करते हैं, तो याद रखना ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। ये आई आरएमएस या फिर वी आरएमएस को मेजर करते हैं, वीआरएमएस को मेजर करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। मतलब अगर इनकी कभी रीडिंग लिखी जाएगी ना तो वो आरएमएस वैल्यू होगी, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को लगाओ, देखो लग जाएगा तुरंत। इन्होंने कहा है कि रीड किया इतना, तो इतना रीड किया, इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू हो गई, बस खत्म। तो आरएमएस वैल्यू क्या लिखी जाती, E0/√2 लिखा जाता है, और वो किसके बराबर है, 234 के।
234 के, तो ई नॉट कितना आ जाएगा, तो वो आएगा 234 इंटू में √2 बन जाएगा। बढ़िया। आगे, इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इज नोन टू बी 50 साइकिल्स पर सेकेंड, 50 साइकिल्स पर सेकेंड दिया गया है, मतलब एफ की वैल्यू दे रखी 50 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब हर्ट्ज दिया गया है, तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा 100 पाई निकल के आ जाएगा। बढ़िया है। तो अगर हम यहां से इक्वेशन लिखते हैं ई की, क्या पूछा है, द इक्वेशन फॉर द लाइन वोल्टेज ई इज इक्वल टू में लिखा जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और फाई के बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं, इनिशियल फेज तो 0 हम लेकर के चलेंगे। ई नॉट की वैल्यू 234 टाइम्स √2 और यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा 100 पाई है और इनटू में क्या बनेगा टी बन जाएगा। ये हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा। अब इसको मैच करवाना तो इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये क्या है 234 मल्टीप्लाई बाय √2, ये वैल्यू बन जाएगी 330, तो ये बनेगा 330.9 साइन 100 पाई इंटू में टी बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 331 साइन यहां पर 100 टाइम्स पाई इंटू में टी लिखा जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर डाटा दिया गया है, याद ये रखना है कि चाहे एसी एमीटर हो चाहे एसी वोल्ट मीटर हो, वो रीडिंग हमेशा क्या देगा, तो इफेक्टिव वैल्यू रीडिंग देता है। इफेक्टिव वैल्यू का मतलब आरएमएस वैल्यू हमेशा वो रीड करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एन एसी इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, इक्वेशन दी गई है, यहां I1 साइन ओमेगा टी, यहां पर सही कर लो इसे, यहां पर ये कॉज है, कॉज ओमेगा टी दिया गया है, कॉज ओमेगा टी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द आरएमएस वैल्यू बतानी, इफेक्टिव वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्वायर करो। तो स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहां पर 2 जो बनेगा उस 2 को हम साइन कॉस के साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो यहां बन जाएगा I1 इंटू I2 साइन यहां पर 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी लिखा जाएगा। अब हम इसका एवरेज ले लेंगे, एवरेज डायरेक्ट लिखवाओ, इसका एवरेज क्या आधा, तो I1 का स्क्वायर बाई 2, यहां पर क्या बनेगा I2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां पर ये क्या, इसका एवरेज 0 होता है तो 0 हो गया, तो यहां से वैल्यू निकल के आई I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी I स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। अब इसका क्या करना है, रूट ले लेना है, स्क्वायर हो गया, एवरेज ले लिया, अब रूट लेना है, तो रूट लेंगे तो इसी के ऊपर रूट लग जाएगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरह से निकालना है, मतलब अब हम ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाएंगे कि हम इसको 0 से लगा करके टी, 0 से लगा करके टी एवरेज निकालते रहेंगे। एवरेज याद कर लो कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज होता हाफ, और साइन 2 ओमेगा टी या फिर कॉस 2 साइन 2 ओमेगा टी, इन सब का एवरेज जो होता है वो 0 निकल के आता है, निकल के आएगा ना। और साथ में अगर पूछा जाए साइन का कॉस का पूरे टाइम इंटरवल के लिए, तो वो 0 निकल के आते हैं। याद हो, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर and an alternating current having the maximum value of 2 ampere flows, maximum value, तो I नॉट दे रखा है, वो कितना है 2 एम्पियर दे रखा है। यहां पर जो करंट दे रखी I की वैल्यू वो 2 एम्पियर है। ये कौन सी करंट है, डीसी करंट है, ये डीसी करंट की वैल्यू दे रखी है। ये I नॉट 2 एम्पियर है, ये एसी का है, और ये डीसी की वैल्यू दे रखी है। तो जब डीसी करंट फ्लो करेगी तो उन्होंने कहा है कि सेम आर दोनों जगह सेम है, तो यहां से निकालो करंट कितनी 2 एम्पियर, आर यहां, तो यहां पर मान लेते हैं पर यूनिट टाइम में बात कर रहे हैं, तो पावर क्या लिखी जाएगी 2 का स्क्वायर इंटू में आर लिखा जाएगा। डेल्टा टी टाइम लगा लो चाहो तो, या ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं पावर पर यूनिट टाइम, तो ये बन जाएगा 4R बनेगा। यहां पर हम कह रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो, देखो थ्रू 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स हीट जो प्रोड्यूस होगी वो बतानी है, तो यहां मैक्सिमम ये हो रही है, तो यहां जो पावर लिखी जाती है उसके लिए क्या इफेक्टिव वैल्यू चाहिए। इफेक्टिव वैल्यू का मतलब आई आरएमएस का स्क्वायर चाहिए इंटू में आर। आई आरएमएस क्या होता है, तो आई नॉट बाई √2 लिखा जाता है, और इसका स्क्वायर इंटू में आर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 4, यहां √2 का 2 हो जाएगा, और आर क्या बनेगा, आर रह जाएगा, तो ये 2R नहीं आ गया, आ गया यहां 4R यहां 2R। इन्होंने पूछा द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो यहां पर हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम या पावर पर यूनिट टाइम लिखो तो डीसी,
और यहां पर पावर किसमें, AC में, वो क्या लिखी जा सकती है, तो 4 डिवाइडेड बाई में 2, तो 2:1 ऐसा लिखा जा सकता है। यहां इन्होंने कहा हीट प्रोड्यूस, तो हीट प्रोड्यूस लिखना चाहो I²RT लिख लो, टी मान लेते हैं, यहां 1 सेकेंड, यहां भी 1 सेकेंड है, दोनों जगह कहा है टाइम इंस्टेंट सेम रहना चाहिए, सेम रहेगा तो ये रेशियो निकल के आएगा, ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक करके सबको पढ़ लेना है, बस पढ़ो। पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि जो भी एक क्वेश्चन दी गई है इसमें आरएमएस वैल्यू बताओ, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर जो एक क्वेश्चन लिखी है इसको समझ लो पहले, v इज इक्वल टू में 200√2 इंटू में लिखा जाता है sin 314 टाइम्स t माइनस 5 लिखा जाता है, ऐसा लिखेंगे। यहां पर जो ये वैल्यू होती है ना, इसी को कहते हैं हम पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कहा जाता है इसे, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहां पर ये जो दिया गया होता है इसे हम ओमेगा कहते हैं, और ये होता है फेज, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज कुछ है अगर इसके साथ, ये फेज है कुछ, ठीक। अब क्या करना है, हमें पढ़ना आरएमएस वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स होती है v, तो यहां पर लिख दो डायरेक्ट, v आरएमएस क्या बनेगा, v0/√2 बनता है। v0 कितना आ रहा है, 200√2, ये कितना आ गया, 200 वोल्ट, बढ़िया। दूसरा क्या कहा, एवरेज वैल्यू बताओ, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2I0/π होती है, पाई होती यहां पर रख दो, 2I0 मतलब V0, 2V0/π, तो 2 बन जाएगा, V0 का मतलब 200√2 डिवाइडेड बाई में पाई बन जाएगा, ये हो जाएगी एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC बताना है। तो ओमेगा निकल आया ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखी जाती है, 314 इज इक्वल टू में 2πf लिखा जाता है, यहां से f निकाल लो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद अगला देखो दिया गया है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट इन डिस्चार्जिंग ऑफ LR सर्किट इज गिवन बाय, इससे डिस्चार्ज हो रही है, वेयर टाउ इज द टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट, कैलकुलेट 0 से लगा करके टाउ, तो 0 से लगा करके टाउ में तो सीधे सीधे टाउ लिख दो, लिख सकते हैं ना, स्क्वायर पहले करवाओ, तो स्क्वायर करवाएंगे तो यहां पर बन जाएगा I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में टाउ, I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में टाउ बन जाएगा। यहां पर क्या लिख देंगे, e⁻⁻2t/टाउ बनेगा, और यहां पर dt लिख देंगे, बनेगा। सॉल्व कर दो, कहां से लगा करके, 0 से लगा करके t तक, ये हो जाएगा हमारे पास करंट के स्क्वायर का एवरेज, ये देखो, तो ये बन जाएगा I0 का स्क्वायर बाई टाउ। इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे e⁻ लिखा है, तो ये पावर जो होती है यहां आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ डिवाइडेड बाई में -2, और ये e⁻⁻2t/टाउ बन जाएगा। लिमिट लगा दो 0 से लगा करके टाउ तक की, क्या बनेगा, I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में टाउ, ये टाउ बार बार क्यों लिख रहे हैं, काट दो। यहां पर ये माइनस का निकल के आया है, हाँ माइनस का आया है, देखते हैं अभी, तो ये I0 का स्क्वायर बाई -2 आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻⁻2 टाउ या -2 बन जाएगा, और ये 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करा दे तो देखो क्या बन जाएगा, I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा, और इसे 1 - e⁻, ऐसे लिख देते हैं इधर से इधर, तो ये 1 - e⁻2 लिखा जाएगा, ये ऐसा बन गया। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, तो हमें एवरेज वैल्यू चाहिए, तो एवरेज वैल्यू के लिए क्या करना होगा, इसको ऐसे सॉल्व कर दो, I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 बन जाएगा, इसको यहां पर नीचे उतारो, इधर भेज दो, तो e² - 1/e² आ जाएगा। एवरेज वैल्यू चाहिए, देखो ये हो जाएगी, I0 आएगा, 2 है तो रूट में रह जाएगा, e² - 1 रूट में रह जाएगा, e का स्क्वायर है तो वो बाहर निकल जाएगा, ये ऐसी वैल्यू। एक और क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, देखो क्वेश्चन 2 है, देखो इधर भी एक क्वेश्चन, यहां भी एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये कर देते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, होमवर्क है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है। लिखना चाहो तो लिख लो कि व्हिच मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू चाहिए इनको, तो यहां पर 2I0 हो जाएगा, यहां पर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, x² + y² इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में लिखेंगे I², मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, तो y², तो y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, I² - x² बन जाएगा, यहां पर रख लेना, I² - x² इंटू में बन जाएगा dx,
करंट कहां से, माइनस आई नॉट से लगा करके आई नॉट तक जाएगी। ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास आई बनेगा ना। तो आई का एवरेज हमारे पास हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर तो हो गया ना, स्क्वायर हो गया तो ये आई स्क्वायर मिल जाएगा, इसका एवरेज निकाल लेना, सॉल्व करने ला, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी कभी ऐसा दिया गया हो, या तो डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल लो। जैसे इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड एवरेज, एवरेज पूछा है। एवरेज क्या होता है, यहां पर 0 है, यहां पर कुछ वैल्यू है इसकी, तो 0 से 2 बनना और ये 50 तक जाएगा, तो इसको ऐसे इन जनरल नहीं लिख सकते। 50 या 0 + 50 डिवाइडेड बाई में 2, ये एवरेज हो गया 25 वोल्ट। अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो, इसकी इक्वेशन लिखवा दो, मैथ्स के हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। यहां पर परपेंडिकुलर कितना बनेगा तो 50 बन जाएगा, बेस कितना बनेगा तो 2 बनेगा, तो स्लोप कितना आएगा 25, और किसका फंक्शन, टाइम का। तो ये यहां पर जो फंक्शन निकल के आएगा v ऑफ t, वो कितना लिख सकते हैं 25 टाइम्स t लिखा जाएगा, यहां से लगा करके यहां तक। ठीक है, तो अगर ये इतना निकल के आएगा तो यहां से क्या निकालना, हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज इसका निकालना हो तो निकाल लो, 25 टाइम्स t बन जाएगा, यहां पर dt बन जाएगा 0 से लगा करके कहां तक 2 तक, और यहां पर dt बन जाएगा ये 0 से लगा करके 2 तक। सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहां से देखो ये मिल जाएगा 25 सीधा बाहर चला गया, t स्क्वायर बन जाएगा तो 4/2 बनेगा, और यहां पर 2 बन जाएगा तो इसे लिख सकते हैं 25 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई में 4, ये कैंसिल होकर कितना आया 25 ही तो निकल के आएगा। ऐसे कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू चाहिए, देखो फंक्शन छोड़ देते हैं यहां पर, एवरेज वैल्यू इसकी निकाल लेना। ठीक है, तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, अलग अलग केस के लिए हमें फंक्शन दिया गया हो तो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एसी के डीसी की पावर के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है, यहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया। यहां पर एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, स्क्वायर रूट वैल्यू, सारी वैल्यू लिखना सीखा। यहां पर कुछ हिंट दिए, कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, वो याद रखना है। यहां पर देखा कि एसी का यूज हम क्यों करते हैं ज्यादा, यहां पर स्किन इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये अलग अलग वेव फॉर्म हो गई साइन की। यहां पर पढ़ा जनरेशन ऑफ एसी। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है एसी का। इसके बाद सेकेंड क्लास जो होगी इसकी, उस क्लास में हम लोग कवर करेंगे एसी सर्किट, जितने भी एसी सर्किट हैं उन सबको एक ही क्लास में कवर किया जाएगा। तो अगली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।